हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के स्टैंडर्ड 12th के चैप्टर 15 के बारे में, अनुराधा। ओके, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं हम। भारतीय समाज निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है, परंतु जिस गति से मानव ने भौतिक विकास किया है, उस गति से उसमें जागरूकता नहीं आई है। यही कारण है कि हम आज भी अनेकानेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। भौतिक विकास यानी कि हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम में काफ़ी विकास कर लिया है, लेकिन जैसी मानसिक जागरूकता होनी चाहिए अभी, वैसी जागरूकता हमें देखने को नहीं मिलती है ना। तो हमारा युवा और किशोर वर्ग आज विशेष रूप से दिशाविहीन है। पुराने जीवन मूल्यों का विघटन हो रहा है और नए जीवन मूल्यों का विकास नहीं हो पा रहा है, और इसी कारण यह वर्ग बीच में पिसता हुआ अनिर्णय की स्थिति में पहुंच जाता है। कभी कभी विरोधी स्थिति में जीते जीते ऐसे ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। परंतु क्या यह जीवन शैली उचित है? आइए इस प्रस्तुत पाठ में एक कहानी पढ़ते हैं जिसकी मुख्य नायिका है अनु। अपने जीवन में विषम परिस्थितियों में किस प्रकार जीवन बिताने का निर्णय लेती है। सबसे पहले मूल कहानी को पढ़ते हैं, यानी कि स्टार्ट करते हैं। अनुराधा, यह अधिकार सिर्फ सबल के हिस्से में आता है। निर्बल के लिए तो कर्तव्य और सिर्फ दायित्व ही आते हैं। इसलिए मैंने आज अपना सारा बल समेट लिया है। शेष जो बच गया था उसे भी बटोर लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपना वजूद सुरक्षित करना चाहती हूँ। मैं जीना चाहती हूँ, क्योंकि सृष्टि के इस अजस्र प्रवाह में मेरा कहीं भी कोई अंश है, मेरी भी कोई भागीदारी है। मैं आज इस सृष्टि से अपना हिस्सा और अपने जीने का अधिकार चाहती हूँ। इसमें अस्वाभाविक क्या है? क्या जीवन एक सहज सामान्य प्राणी का सहज अधिकार नहीं है? यदि योग्यतम को ही यहाँ जीवन रक्षा का अधिकार है, तो मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अपने आप को योग्यतम सिद्ध करूँगी। विजय मेरे पति है और अब वो नहीं रहे। ओके, तो मेन कौन है? अनुराधा, जिसको अनु बोल के यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है। तो अनु जो है, उसके पति का नाम है विजय। ओके, बड़ी घृणास्पद और भयावह बीमारी से उनकी मौत हो गई, यानी कि एड्स से। वे ही जाने कि कहाँ से ढोकर लाए थे यह बीमारी, किसी सैलून में हजामत करवाते समय या फिर किसी डॉक्टर से सुई लगवाते समय। या मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि इनकी बीमारी के लिए मैं कहीं से दोषी नहीं थी, किंतु उसके सारे दुष्परिणाम, भय और घृणा, यहाँ तक कि संक्रमण भी मुझे ही झेलने पड़े थे। विजय पुरुष थे और मेरे स्वामी थे। मैं इनके जन्म जन्मांतर की दासी। यानी कि क्या बोल रही है कि उसके पति की मौत किससे हुई थी? एड्स से हुई थी। तो वो बोलती कि पता नहीं कहाँ से उनको ये संक्रमण लग गया था, लेकिन सारी यातनाएं तो मुझे ही झेलनी पड़ी थी। सोचती हूँ कि देह का प्रश्न यदि स्त्री की मान मर्यादा से जुड़ता है, तो क्या विवाह वेदी पर बैठकर औरत अपनी मान मर्यादा अपने पति के हाथों गिरवी रख देती है? यदि पति होने का अर्थ स्वामी होना है, तो क्या पति औरत का जीवन हरण कर सकता है? क्यों करे कोई पति अपने पति का स्वामित्व स्वीकार, इस दासत्व का प्राय? शहर की बीए यानी कि ललित कला में अनु ने क्या किया था? बीए किया था। शहर की बीए पास लड़की में पिता की इच्छा और हैसियत के मुताबिक 20-21 साल में यानी कि 20-21 वर्ष की उम्र में ब्याह कर इस घर में आई थी। यानी कि जितने पापा उसका पढ़ा सकते थे उसको पढ़ाया, बीए करवाया, फिर उसकी शादी करवा दी गई। विजय शहर में नौकरी करते थे और शहर के करीब 8-10 किलोमीटर के निकटवर्ती गांव बेगमपुर में वो अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे और वहाँ से वो अप डाउन करते थे अपने जॉब के लिए। ओके, मैं चाहती थी कि मैं भी ललित कला को अपना कैरियर बनाऊं और प्रसिद्धि पाऊं, लेकिन माँ की जिद थी कि ब्याह के बाद लड़की को घर संभालना चाहिए, और फिर जब मर्द कमा रहा हो तो फिर औरत को क्या कमाने की ज़रूरत। ब्याह कर मैं विजय के पुश्तैनी आवास में ही गई थी।
गांव गवे का पक्का मकान, बीच में आंगन, चौतरफा बने मकान यानी कि कमरे तथा आंगन के चौतरफा बड़े बड़े गोल खंभे वाले दोहरे बरामदे। मकान पुराना नहीं था लेकिन उसकी बनावट पुराने ढंग की थी। आंगन के पूरब की ओर एक कमरे में अंबाजी अर्थात विजय की माँ रहती थी और अम्बा के कमरे के ठीक सामने दोहरे बरामदे और आंगन को पार कर एक दोहरा बरामदा पड़ता था जिसके पास में कतार से कमरे बने थे। उसमें से एक कमरा था विजय का और मेरा। ओके, दिन अच्छे से बीत रहे थे। विजय घर के बड़े लड़के थे, इसलिए वो अनु भी क्या हुई, घर की बड़ी बहू। विजय का ब्याह बड़े अरमानों के साथ किया गया था और मुझे भी बहुत चून छांट कर बड़े स्नेह के साथ बहू बनकर इस घर में आई थी। विजय सहृदय और प्रणयी पुरुष थे, कम से कम मुझे तो उन दिनों ऐसा ही लगा था। मैंने भी यथासंभव इस घर और विजय के प्रति अपने समर्पण में कोई कमी ना आने दी। शुरू में सब ऐसा ही लगता है कि सब अच्छा चल रहा है ना। तो अनु ने भी अपने कॉम्प्रोमाइज़ में या फिर वहाँ पे सेट होने में कोई कमी नहीं आने दी। वो जल्दी ही वहाँ पे सेट हो गए। लोग कहते थे विजय और अनुराधा की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी है, मगर इस जोड़ी को जल्दी ही ग्रहण लग गया। घर में 2 साल बीतते न बीतते मैंने अनुभव किया कि अम्मा थोड़ी चिंतित हो रही थी और मेरे प्रति उनका मान भी थोड़ा घट रहा था। किंतु अम्मा को कैसे बतलाती कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। अव्वल तो मैं अभी माँ बनने से डरती थी और दूसरे विजय भी इतने जल्दी बच्चा नहीं चाहते थे। फिर भी मैंने विजय से इशारा किया जिसे वे हंसकर टाल गए। यानी कि 2 साल हो गए लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो जो विजय की माँ थी वो उससे ज़्यादा बात ना करती, वैसे रहती थी। ठीक है, तो और जो विजय था वो भी जल्दी बच्चा नहीं चाहता था, लेकिन अनु थी वो उससे बात करती तो वो हंस के उसको टाल देता, यानी उस बारे में बात ना करता। लेकिन हमारी असली परेशानी तो विजय की बीमारी को लेकर शुरू हुई। पहले गांव के हेल्थ सेंटर और फिर शहर के डॉक्टर और राजधानी तक का इलाज। अंततः डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि विजय का HIV पॉजिटिव है। डॉक्टर ने हमें ढेर सारी हिदायतें दी और खासकर मुझे विजय से बचकर रहने की सलाह दी। विजय की केस हिस्ट्री तैयार करके डॉक्टर ने हमें एक लंबा प्रिस्क्रिप्शन थमाते हुए कहा कि इन्हें दूसरे अस्पताल में ले जाइए, मैंने लिख दिया है। यानी कि उसके बाद भी असली बीमारी क्या स्टार्ट हुई कि विजय को HIV पॉजिटिव आया। तो डॉक्टर ने बोला कि अनु को बोला कि आप इससे दूर रहना और लंबा प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर दिया और बोला कि दूसरे अस्पताल में आप जाओ। हमारे चेहरे विवर्ण हो उठे थे। हम घर लौट आए। घर से बाहर दूसरे शहर के अस्पताल जाने की न तो हमारी तात्कालिक मानसिकता थी और न वह इतना तुरंत संभव था। मतलब कि डॉक्टर ने बोल तो दिया कि दूसरे अस्पताल में चले जाओ, लेकिन वो मुमकिन नहीं था उस टाइम पे। विजय को तो जैसे सांप सूंघ गया था। वे अपने कमरे में बिछे पलंग पर एकाकी पड़े थे। मैं कमरे में कोने में बैठी थी और घर के बाकी व्यक्ति उस लंबे आंगन में उस चौड़े दोहरे बरामदे के काले कोसों में बने अज्ञात गुफानुमा कमरों में निशब्द सिमटे हुए थे। विजय ने किसी भी दूर दराज के अस्पताल में जाने से साफ इनकार कर दिया। कहा था, मैं जानता हूँ मेरा रोग लाइलाज है। मैं किसी खैराती अस्पताल की प्रयोगशाला में मेंढक की भांति प्रयोग झेलते हुए एक खैराती मौत क्यों मरूं? मैं यही रहूँगा, यही मरूँगा, अपने घर में अपने लोगों के बीच। यानी कि विजय ने ना बोल दी कि मैं कहीं पे इलाज के लिए नहीं जाऊँगा, मैं अपने घर पे ही रहूँगा और हो सके तो यहीं पे मर जाऊँगा। दूसरी ओर अजय थे, विजय के छोटे भाई। उनका कहना था कि संक्रामक रोग है, जानलेवा है। एक आदमी की इच्छा के आगे पूरा घर क्यों तबाह हो? क्यों झेले दूसरे लोग संक्रमण का यह भय, मृत्यु का यह अभिशाप? यानी कि बोल रहे थे कि दूसरे लोग भी इसके कारण डर से जिएंगे तो वैसा क्यों हो, है ना। तो उसको तो अस्पताल में जाना ही चाहिए, क्योंकि बाकी घर के लोग भी डरे हुए रहेंगे फिर घर में। तो अंततः अजय घर छोड़ गए। तो जो उसके छोटा भाई था अजय, उसने क्या करा, घर छोड़ दिया कि अगर विजय यहाँ पे रह रहा है तो मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। उन्हें अपनी चिंता थी।
अपने भविष्य की चिंता थी और अपने सामाजिक सरोकारों की चिंता थी। असंख्य चिंताएं थी जिनसे जुड़कर अजय ने निकटवर्ती शहर में यथासंभव दूर के छोरे पर एक किराए पे एक मकान में रहना शुरू कर दिया और जल्द ही गृहस्थी बसा ली। यानी कि उसने क्या करा, अजय ने यानी कि विजय के छोटे भाई ने क्या करा कि घर छोड़कर वो थोड़ी दूर किराए के यानी कि भाड़े के मकान में रहने चले गए और वहीं पे अपना घर भी बसा लिया। रह गई अम्मा बाबूजी, वे कहाँ जाते। बड़ा सा घर था जैसे हमारे लिए प्रेतों का वास बन चुका था। पूरी दुनिया भाई बिरादरी के लिए हमारा घर धुना का पात्र बना जा चुका था। विजय के रोग के बाद दावानल की तरह फैली थी। दावानल की तरह यानी कि ये बात जो है इसकी जो विजय को हुआ था वो दावानल की तरह पूरे गांव में फैली हुई थी। कोई हमारे नज़दीक न फटकता था, मानो घर से गुजरने वाली हवा भी दूसरों को संक्रमित करती हो। लिहाजा बाबूजी अपने कमरे में यथासंभव तटस्थ पड़े रहते और अम्बाजी लंबे चौड़े आंगन के दोहरे बरामदों को पार कर अपने कमरे में ही कैद हो गई। यानी कि अम्बा बाबूजी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे और मैं विजय के कमरे में छोड़ दी गई। आखिर मेरे सिवा उनकी सेवा कौन करता। तो अभी रह गई कौन, अन्नू। तो अन्नू तो उनको छोड़ के जा नहीं सकती थी, वरना उसकी सेवा कौन करता विजय की, तो वो उसके साथ उसके कमरे में रह जाती है। आखिर में मेरे सिवा उनकी सेवा करता कौन। अग्नि और विश्वकर्मा को साक्षी मानकर जीवन मरण के प्रति साथ प्रतिबद्ध हुए थे। सभी विजय को छोड़ गए, मगर मैं कैसे छोड़ देती। झूठ नहीं कहूँगी, मृत्यु का भय और उससे बढ़कर उसी बीमारी का भय मुझे भी आक्रांत करते थे। किंतु मेरे संस्कारों और सामाजिक मर्यादाओं के भय मेरे उस मृत्यु भय पर भारी पड़ते थे। यानी कि मुझे भी डर लगता था मुझे भी उस बीमारी से कि कहीं मुझे ना हो जाए ये वगैरह, लेकिन मैं उसे छोड़ के जा नहीं सकती थी क्योंकि समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो डर मुझे उस मृत्यु के डर से भारी लगता था, बड़ा लगता था। तो मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकती थी। मैं सोचती पढ़ लिख कर भी मैं संस्कार भ्रष्ट नहीं हुई। त्याग, सेवा, पति प्रेम जैसे भारतीय नारी सुलभ मूल्य आज भी मुझ जैसी सुशिक्षिता आत्मचैतन्य स्त्री को थामे हुए हैं। यानी कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, लेकिन आज भी वो जो पुराने रीति रिवाज, जो विश्वास है कि एक संस्कारी लड़की होनी चाहिए या फिर शादी के बाद कैसी भी परिस्थिति हो अपने पति का साथ नहीं छोड़ती, तो मैं इतनी पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की हूँ, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें मुझे थामे हुए हैं। ओके, सच कहूँ कभी कभी तो मैं अहंकार भाव से भी भर उठती हूँ, लेकिन जल्द ही मेरे अहंकार मेरी इन आत्मा मुक्तताओं से मेरी निष्कृतियों का दौर भी प्रारंभ हुआ। डॉक्टर की चेतावनी के बावजूद मैं विजय के कमरे में ही सोती थी, इसी 8x9 के डबल बेड पर, ताकि विजय एकाकी महसूस न करे। रात ढल रही थी, खाना जैसे भी हम खा सकते थे खा लिया था। विजय पलंग के एक ओर पड़े थे, करवटें बदल रहे थे और दूसरे छोर पर मैं असाध्य व्यथा से भरी हुई जाग रही थी। यानी कि वो एक ही बेड पर सो रहे थे, जबकि डॉक्टर ने चेतावनी दी थी कि इसे दूर रहना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही थी। अनायास ही विजय के हाथ मेरे बालों को सहलाने लगे थे। मैंने अपनेपन से भरकर सांत्वना के भाव से उन हाथों को थाम लिया। हाथ गर्म थे, जाहिर था उन्हें बुखार था। मैंने चरम व्यथा और करुणा से भरकर विजय की गर्म हथेलियों को अपने चेहरे और तकिए के बीच में रख कर दबा लिया। मन में आया चीख चीख कर रोऊं। तो विजय को क्या था, बुखार था, लेकिन और वो क्या रोना चाहती थी। न जाने कब मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वो रोने भी लगी। इससे विजय की हथेलियां गीली हो उठी थी। विजय अपने स्थान से खिसक कर और भी निकट आ गए थे। उन्होंने अपनी भ्रूण हथेलियों से मेरे चेहरे को स्पर्श करते हुए गौर से देखा। फिर मैंने आंसू पोंछ कर कहा कि तुम इस तरह रोती हो तो मुझ पर क्या बीतती है तुम समझ पाती हो। मैं जानता हूँ कि मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं जितने भी दिन जी सकूं मृत्यु भय से मुक्त होकर जी सकूं। मैं अपनी मौत के दिन गिनना नहीं चाहता। अनु,
मैं जीना चाहता हूँ और आंसू थमने की बजाय और भी प्रवाहमान हो उठे। विजय की व्यथा भी जैसे घटने की बजाय मेरे आंसुओं से अधिक तीव्र हो उठी थी। यानी कि अनु को रोते हुए देख विजय कैसी विचित्र परिभाषा थी प्यार की। विजय कहते, मेरी जो थोड़ी बहुत ज़िंदगी बची है मैं उसमें तुम्हें अधिक से अधिक प्यार देना चाहता हूँ। एक बच्चा तुम्हें दे जाऊँ जो मेरे बाद तुम्हारा संबल हो सके। किंतु मैं तो जैसे अपने आंसुओं के सैलाब में स्वयं ही डूबती जा रही थी। बेसुध विजय ने अपने उतरते आलिंगन से मुझे बांध लिया था। दूसरे दिन घर के पिछवाड़े से लगे एक छोटे से बगीचानुमे खंड में अम्मा जी ने मुझे घेर कर कहा कि विजय से भागा ना करो दुल्हन, यही तो औरत का धर्म है। पति जैसा चाहे वैसा करना पड़ता है। इसमें औरत का इहलोक और परलोक दोनों है। अम्मा की बातों से मुझे किसी साहित्यिक पत्रिका की वह पंक्ति स्मरण हो चली, जिस्म के मकान को हमेशा सजा धजा कर रखना चाहिए, चाहे उसका मालिक कैसा भी हो। मैं कैसे समझाती अम्मा जी को कि औरत देह ही नहीं, दिल और दिमाग भी है। दिन बीत रहे थे ऐसे ही घृणा, प्रेम, दया, क्रोध, जीवन मृत्यु, रोग शुश्रूषा के द्वंद्व में। विजय प्रतिदिन छिंचते जा रहे थे। अब न उनके पास उनकी आक्रामक मुद्राएं बची थी और न ही वे उद्दाम दैहिक वासना। धीरे धीरे उनका बिस्तर से उठ पाना भी मुश्किल हो रहा था। ठीक है।